हेलो गाइज, कैसे हो। मैं आपका दोस्त करण सिंह सोलंकी। तो दोस्तों, आज नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि आप समझदार हो, सब्सक्राइब खुद ब खुद कर लोगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, द स्ट्रेस द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर एन आइडियली प्लास्टिक। तो आपसे पूछा गया है कि आइडियली क्या हो रहा है। आपसे पूछा गया है कि आइडियली प्लास्टिक के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। ये हमारा डी हो गया। किसके लिए बताओ। डी हो गया हमारा माइल्ड स्टील के लिए। ठीक है, आपको ए और बी का कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2, द स्ट्रेस लेवल बिलो विच मटेरियल हैज ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेलिंग अंडर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज। आपसे पूछा गया कि वह लिमिट कौन सी है जिस लिमिट के नीचे कोई भी मटेरियल फेल होने की संभावना प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एंड्योरेंस लिमिट। तो आपका जो ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, ये क्या है। यहाँ तक हमारा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 3, द स्ट्रेस एट विच ए मटेरियल फ्रैक्चर अंडर लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इज कोल्ड। फिर से आपसे वही पूछ लिया गया है। इसका भी होगा एंड्योरेंस लिमिट। क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन और रीजन बेस है। तो इसमें असर्शन दिया गया है कि स्ट्रेन इज ए फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ द मटेरियल वाहिल द स्ट्रेस इज ए डेराइव कंसेप्ट। सही बात है, क्योंकि जब किसी बॉडी में स्ट्रेन आएगा तभी तो वो रेजिस्टिंग स्ट्रेस अप्लाई करेगा। आप ये समझ सकते हो कि पहले स्ट्रेन आया, फिर उसके बाद आपका स्ट्रेस आया। क्या बोलते हैं इसको। पहले आपका स्ट्रेन आया, फिर आपका ये स्ट्रेस आया। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप इसको कर सकते हो, क्योंकि पहले स्ट्रेन आएगा, उसके बाद ही आपका स्ट्रेस आएगा। इसका रीज़न देख लेते हैं। रीज़न क्या है इसका। इसमें रीज़न दिया गया है कि स्ट्रेन डज नॉट हैव यूनिट वाहिल स्ट्रेस हैज ए यूनिट। सही बात है, स्ट्रेस की यूनिट होती है, लेकिन स्ट्रेस हमारा यूनिट लेस होता है। तो हमारा रीज़न भी सही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारा असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, पर हमारा रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे असर्शन का। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट करेंगे हम।
क्वेश्चन नंबर 5, assertion, the amount of elastic deformation of a certain point which an elastic body undergoes under given stress is the same irrespective of the stresses being tensile or compressive. The amount of elastic deformation at a certain point which तो इसमें कहा गया है कि किसी भी पॉइंट पर, सर्टेन पॉइंट, इलास्टिक बॉडी पर कोई भी स्ट्रेस आ सकता है, या फिर टेंसाइल या फिर कॉम्प्रेसिव। तो ये बाउंड्री है कि कंप्रेसिव भी आएगा स्ट्रेस या फिर टेंसाइल ही आएगा। वो हमारा लोड के ऊपर, लोड के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा जो लोड आ रहा है वो कैसा आ रहा है। तो इसमें रीजन दिया गया है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइजन रेशो आर एज्यूम टू बी सेम इन टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन। सही बात है। हम हमारी सहूलियत के लिए, ताकि हम ईजिली अपने न्यूमेरिकल को और अपनी जो भी सिचुएशन है उसको सोल्व कर सके, हम इन दोनों को सेम मान लेते हैं। तो हमारा असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और हमारा रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 6 इज आल्सो बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजन। चलो देखते हैं ऐसे भी। ए माइल्ड स्टील टेंशन स्पेसिमेन हैज ए कप एंड कोन फेलियर फ्रैक्चर एट फेलियर। सही बात है। कप और कोन फेलियर आता है, ये कब आता है? शायद जहाँ तक मुझे याद है इसी को प्रिंसिपल शियर फेलियर भी बोलते हैं। इसमें रीज़न दिया गया है कि माइल्ड स्टील इज वीक इन शियर एंड फेलियर ऑफ स्पेसिमेन इन शियर टेक प्लेस एट 45 डिग्री ऑफ द डायरेक्शन। सही बात है। अगर आप टेंशन फोर्स लगाओगे तो आपका 45 डिग्री से कटेगा, और वहीं पर अगर आप इसमें क्या बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे तो आपका 90 डिग्री पर ये आपका जो मेंबर होगा वो कटेगा, उसमें शियर आएगा। तो हमारा असर्शन भी रीजन भी दोनों करेक्ट है। तो हमारा असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बार द गेज लेंथ फॉर द मेजरमेंट ऑफ डक्टिलिटी विल बी। वैसे तो आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न नहीं आएगा, फिर भी आप इसको याद रख सकते हो, क्योंकि एग्ज़ामिनर कहाँ से प्रश्न रखेगा इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं है। तो आप इसको एक बार माइंड में रख लेना। इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए 5.65 अंडर रूट एरिया। क्वेश्चन नंबर 8 आपका मैच द फॉलोइंग वाला है। इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो चलिए करते हैं ऐसे भी। डक्टिलिटी का क्या होगा? डक्टिलिटी फ्रैक्चर, ये रहा
डक्टाइल मटेरियल उसे कहेंगे जो आसानी से बदला जा सके इनटू थिन शीट्स, सॉरी हाँ, इनटू वायर्स विदाउट परमानेंटली ओवर ग्रेट चेंज ऑफ शेप विदाउट रप्चर। इसमें कोई भी रप्चर नहीं आता, ईजिली हम इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। हमारा ब्रिटल क्या होगा, ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस होता है फेलियर विदाउट वार्निंग। जैसे आप जो आपकी ब्रिक्स होती है इस पर प्रेशर लगाओगे तो बिना किसी वार्निंग के बीच में से टूट जाएगी कहीं से भी, तो हम कहते हैं कि हमारी ब्रिक ब्रिटल है। अब टेनेसिटी, टफनेस देखते हैं, चलो टफनेस, ये रहा। टफनेस का होगा एब्जर्शन ऑफ एनर्जी एट हाई स्ट्रेस विदाउट रप्चर, कि आपका मटेरियल कितना टफ है उसका इस बात से पता लगेगा, इस बात से पता लगेगा कि जब आप उस पर कोई भी फोर्स लगाओगे या फिर हथौड़ा मारोगे किसी बॉडी पर, वो डिफॉर्मेशन को कितना रेजिस्ट करता है, यही इसकी टफनेस होती है। तो हमारा ऑप्शन एक बचा टेनेसिटी, टेनेसिटी हो जाएगा आपका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो हमारा यहाँ पर ए का दूसरा, बी का एक, सी का 4, डी का 3। तो हमारा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है वो हमें बताना है, सॉरी। तो जहाँ पर भी आपको पर्सन में नोट देखने को मिल जाए इसका मतलब है कि पर्सन थोड़ा ट्रिकी है। तो बहुत बार हम क्या करते हैं कि सिली मिस्टेक कर देते हैं, हम नोट को कंसीडर नहीं करते, उसके कारण हमारे नंबर कट जाते हैं। तो हमें हमेशा नोट को ध्यान में रखना है। तो इसमें पहला दिया है कि विस्को इलास्टिक स्ट्रेन हार्डनिंग। तो हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल एकदम सही है, क्योंकि कुछ स्टेज के बाद ये फिर दोबारा से डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने का सोचता है और उसके लिए अपना ताकत लगाता है। तो इसी को हम स्ट्रेन हार्डनिंग कहते हैं, क्योंकि जब दोबारा से आपके कार्बन की एटम रीओरिएंटेशन करना शुरू कर देते हैं तब हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग होता है। ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल डिफरेंट प्रॉपर्टी इन 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एकदम सही बात है, ऑर्थोट्रोपिक में हर डायरेक्शन में आपको तीनों प्रॉपर्टीज़ अलग अलग मिलेगी, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एंड जेड डायरेक्शन में। आपका आइसोट्रोप मटेरियल सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन एट ए पॉइंट, सही बात है, सभी पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम मिलेगी। अब आपको बताना है कि ऑर्थोग्राफिक क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए ऑर्थोग्राफिक मटेरियल क्या होता है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर ए, विस्को इलास्टिक स्मॉल प्लास्टिक मटेरियल। ऐसा कुछ नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज आल्सो मैच द फॉलोइंग टाइप। इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो इसमें इन इलास्टिक मटेरियल
का हो जाएगा हमारा स्ट्रेन इज नॉट रिकवर्ड आफ्टर लोडिंग। सही बात है। अगर हमारा मटेरियल इनइलास्टिक होगा तो उसमें लोड हटाने पर भी वह अपनी पहले वाली पोजीशन में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो चुका है बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। तो हमारा रिजिड प्लास्टिक मटेरियल क्या होगा? स्ट्रेन इज जीरो अप टू ए स्ट्रेस लेवल एंड देन स्ट्रेस रिमेन कांस्टेंट। सही बात है। डक्टाइल मटेरियल, अगर आपका मटेरियल डक्टाइल है तो उसमें लार्ज प्लास्टिक जोन और लार्ज इलास्टिक जोन होगा। तो बचा हमारा ब्रिटल मटेरियल, इसमें कोई भी प्लास्टिक जोन नहीं होता, क्योंकि ये लोडिंग के अंदर आते ही तुरंत फ्रैक्चर हो जाता है, तुरंत टूट जाता है विदाउट गिविंग एनी वार्निंग, लाइक कॉन्क्रीट। आपका रबर भी ये बोलते हैं क्या, ब्रिटल मटेरियल है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, थोड़ा ही पेज का गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर फैटीग क्या होता है, फैटीग का देखते हैं। फैटीग का आपका होगा इसमें ए का होगा आपका बी, डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू रिपीटेड रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। आपका क्रीप का होगा इसमें, क्रीप मटेरियल कंटिन्यू टू डिफॉर्म विद टाइम अंडर सस्टेन लोडिंग। क्योंकि हमारा क्रीप टाइम डिपेंडेंट होता है, कोई लोड इसके ऊपर रखा है तो वो समय के सापेक्ष में अपना डिफॉर्मेशन क्रीप शो करेगा, और हमारा क्रीप्स टाइम के साथ घटता है। अब हमारा ये प्लास्टिसिटी, तो प्लास्टिसिटी क्या होगा? प्लास्टिसिटी मटेरियल कंटिन्यू टू डिफॉर्म विदाउट एनी फर्दर इंक्रीज इन स्ट्रेस। अब हमारा बचा ये एंड्योरेंस लिमिट। तो एंड्योरेंस लिमिट का आपको मैं 4 बार पढ़ा चुका हूँ आज की वीडियो में ही। तो आपका एंड्योरेंस लिमिट होता है मटेरियल हैज ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेलिंग अंडर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस ऑफ मैग्नीट्यूड बिलो दिस लेवल। अगर एंड्योरेंस लिमिट से कम लोड है तो हमारी स्ट्रक्चर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस पर फेल नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, असर्शन एंड रीजन बेस
क्वेश्चन है। तो चलिए इसे देखते हैं। assertion in a tensile test on a specimen, true stress in the specimen is in a tensile test on a specimen, true stress in a specimen is more than the। सही बात है, कब सही है। तो इसमें कहा गया है कि टेंसाइल टेस्ट में हमारा जो ये नॉमिनल स्ट्रेस या फिर इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है वो ट्रू स्ट्रेस से ज़्यादा होता है। एकदम सही बात है। और इसमें रीज़न दिया गया है कि ग्रिप ऑफ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूटीएम इंट्रोड्यूस स्ट्रेस कंसंट्रेशन। सही बात है, ये भी इसमें लोड का कंसंट्रेशन होता है, लेकिन हमारा रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारी असर्शन का। तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, क्योंकि बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक सवाल और मैच वाला आ गया। लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो इसमें देखते हैं कि क्या है। अब ठीक है, आपका टेनेसिटी अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन, सही बात है। प्लास्टिसिटी कंटिन्यू टू डिफॉर्म विदाउट मच इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस। डक्टिलिटी एक्सटेंशन ऑफ इन ए डायरेक्शन विदाउट रप्चर। malleability ability to be drawn out by tension to a smooth section without rupture। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट पेज पर चला गया। 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ये देखिए, एक बार फिर देखिए इसे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पर ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, मुझे लगता है कि आपको याद होगी ये। मैच लिस्ट वन इलास्टिक कांस्टेंट टू लिस्ट सेकंड डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन और इनके नाम दिए गए हैं, हमें इसे मैच करना है। तो ये सबसे ज़्यादा आसान पर्सन आप कह सकते हो इसे। आप जानते हो कि आपका यंग मॉडुलस क्या होता है। क्या होता है। तो आप जानते हो कि आपका यंग मॉडुलस इज रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। तो ए का हो जाएगा 2। पॉइजन रेशो होता है आपका लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट।
रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। आपका ये बल्क मॉडुलस आपका होता है ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्ट स्ट्रेस टू कोरस्पोंडिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। डायरेक्ट स्ट्रेस टू कोरस्पोंडिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और आपका रिजिडिटी मॉडुलस होता है शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर ए 2143। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न आपके सामने ये रहा। फॉर ए लीनियर इलास्टिक आइसोट्रोपिक मटेरियल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट इज। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितने होते हैं। तो सभी को पता होगा 2 होते हैं। तो आपको बताना है कि टोटल इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट फॉर लीनियर इलास्टिक आइसोट्रोपिक मटेरियल कितने होते हैं। तो आपको इसका जवाब कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, क्रीप इज ए ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ। तो क्रीप क्या है, बताओ क्रीप क्या है। क्रीप इज ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ। क्रीप है किसी चीज़ का बढ़ना। तो किस चीज़ का बढ़ना, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिक स्ट्रेन विद टाइम एट कांस्टेंट लोड। क्योंकि जो लोड है वो तो कांस्टेंट रहेगा और वो समय के सापेक्ष में पड़ा रहेगा बॉडी के ऊपर। क्रीप ऑफ ए मटेरियल इज ए प्रॉपर्टी इंडिकेटेड बाय। तो क्रीप मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उसको इंडिकेट करते हैं किसके द्वारा। तो इसका आंसर हमारा ए, सॉरी क्या हो गया, ए टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल। आपसे पूछा गया कि रेजिलेंस क्या है। रेजिलेंस इज, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिकवरेबल स्ट्रेन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 19, इलास्टिक लिमिट इज द पॉइंट। इलास्टिक लिमिट क्या है। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इलास्टिक लिमिट इज द पॉइंट अप टू विच इफ द लोड इज रिमूव्ड ओरिजिनल वॉल्यूम एंड शेप आर रीगेन। तो यहाँ पर आपको मैच करने हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मैच कराना है। तो चलिए देखते हैं इसका। आइसोट्रोप आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज होगी। होमोजीनियस सिमिलर प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द वॉल्यूम
ब्रिटल, नो प्लास्टिक जोन। बचा आपका विस्को इलास्टिक, टाइम डिपेंडेंट, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन। Some structural member subjected to long time sustained load deform progressively with time, especially at elevated temperature। तो इसका आंसर है क्रीप। क्वेश्चन नंबर 23, कंसीडर द फॉलोइंग। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है हमें बताना है। फेलियर अकर बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। कंसीडर द फॉलोइंग। थ्योरी ऑफ फेलियर के बारे में बताना है। तो फेलियर अकर बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट एकदम सही बात है। जो फेलियर होगा वो इलास्टिक लिमिट के बाद ही होना चाहिए। रप्चर टेक प्लेस इमीडिएटली आफ्टर, नहीं, रप्चर नहीं होगा। पहले इलास्टिक आएगा, फिर प्लास्टिक आएगा, फिर स्टेन हार्डनिंग आएगा, उसके बाद आपका रप्चर आएगा। तो हमारा स्टेटमेंट दूसरा गलत है। तो परमानेंट सेट अकर बियॉन्ड सही बात है। पहले इलास्टिक लिमिट होगा, फिर प्लास्टिक होगा। प्लास्टिक को ही हम परमानेंट सेट या फिर परमानेंट डिफॉर्मेशन बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर द फॉलोइंग साइलेंट पॉइंट्स इन ए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ ए माइल्ड स्टील। तो हमें से करेक्ट सीक्वेंस इन विच दे अकर वाइल टेस्टिंग ऑन माइल्ड स्टील बार इन टेंशन फ्रॉम इनिशियल जीरो स्ट्रेन टू फेलियर। तो हमें इसे सही क्रम में लगाना है। तो इसे सबसे पहले क्या आएगा, हमारा इलास्टिक लिमिट या फिर प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर आपका यील्ड पॉइंट, फिर आपका यील्ड प्लेटू, फिर आपका अल्टीमेट पॉइंट, फिर आपका ब्रेकिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सबसे ज़्यादा आसान प्रश्न, द मटेरियल इन विच लार्ज डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल बिफोर एब्सोल्यूट फेलियर बाय रप्चर टेक प्लेस इज नोन एज। तो आपसे पूछा गया है कि जिसमें फेलियर से पहले बहुत ज़्यादा आपका डिफॉर्मेशन है उसे क्या बोलेंगे। तो अभी हमने ये प्रश्न किया था, इसका आंसर है डक्टाइल। क्वेश्चन नंबर 26, इफ ए मटेरियल हैज आइडेंटिकल इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। अगर हमें सभी डायरेक्शन की इलास्टिक प्रॉपर्टीज पता है तो उसे क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम ऑप्शन बी आइसोट्रोपिक। क्वेश्चन नंबर 27, स्टेटमेंट दी गई है, इसमें से हमें करेक्ट बताना है। इन ए डक्टाइल मटेरियल इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज मोर डक्टाइल मटेरियल, नहीं, ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि
इलास्टिक ज़्यादा होगा, फिर प्लास्टिक ज़्यादा होगा। ब्रिटलनेस इज नॉट एब्सोल्यूट, सही बात है। ब्रिटलनेस कोई भी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है मटेरियल की। रेट ऑफ लोडिंग हैज़ नो इन्फ्लुएंस इन चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ मेटल। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए, क्योंकि मुझे भी अर्जेंट काम आ गया है तो मुझे जाना होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर विजिट करें और देखें। धन्यवाद।